किंग शाओ की एकमात्र इच्छा थी कि 1 महीने बाद वह शियन के साथ अपने पुराने जीवन में लौट जाए। अचानक उसने अपनी तलवार से अपने लंबे केश काट दिए। मंत्री भय से कांप उठा। किंग सियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा यह सफर अत्यंत जोखिम भरा है। यदि मैं 1 महीने में वापस न लौटूं तो यह पत्र एम्प्रेस को सौंप देना और मेरी खोज बंद कर देना। आज से किंग सियाओ मर चुका है। अब मैं जियन हूँ। उधर जब शियन ने फूलों के बाग में टहलने की इच्छा जताई तो किंग शिंग ने साफ मना कर दिया। उसने भूख का बहाना बनाकर रसोई में जाकर स्वयं कुछ बनाने की जिद की, पर किंग शिंग ने केवल मिठाइयाँ मंगवा दी। जब उसने कहा कि रात में मीठा खाने से उसका वजन बढ़ जाएगा, तो किंग शिंग ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया कि वह और खाए, वह बहुत दुबली है। थोड़ा सा भरापन उसे बाहों में लेने में और सहज बना देगा। यह सुनकर शियन का हृदय तेजी से धड़क उठा। कुछ दिन पहले शियन ने पहाड़ के पीछे खदान की जांच करते लोगों को देखा था। जब किंग शिंग को पता चला कि वह फिर पीछे के इलाके में गई थी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने डांटते हुए पूछा, क्या उसे विषैले सांप वाली घटना याद नहीं, और दोबारा वहां न जाने की कड़ी मनाही की। शियन ने समझाया कि वह केवल उसकी सहायता करना चाहती थी, पर उसने कहा कि शायद वह स्वयं के लिए कर रही है। फिर भी उसके माथे को चूमते हुए बस इतना कहा कि उसकी एकमात्र इच्छा है कि वह सुरक्षित उसके पास रहे। शर्माकर शियन ने मेज पर सिर टिकाया और नींद आने की बात कही, पर किंग शिंग ने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसके बाल सहलाते हुए आश्वस्त किया कि यहाँ उसे ठंड नहीं लगेगी। उत्तर की समस्याओं पर विचार करते हुए भी किंग शिंग की चेतना आधी उसी पर टिकी रही। शियन ने उसे जैसे एक बड़े तकिए की तरह समझकर और करीब सिमटते हुए गहरी नींद ले ली। उसके इस मासूम स्पर्श से किंग शिंग के गाल हल्के लाल हो उठे। तभी श्याओ रुएर उत्तर से शुभ समाचार लेकर पहुंचा। शियन को राजा के पास यूं सिमटा देख वह हकलाने लगा। समझ नहीं पाया कि डिवाइन मेडन महाराज के साथ क्यों लेटी है। मेजिंग ने स्थिति को गलत समझते हुए तुरंत शाओ रुएर को बाहर ले गया। उस प्रश्न ने किंग शिंग को क्षण भर निरुत्तर कर दिया। शियन उसकी बाहों में हल्की सी हिली तो उसने अपना वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया, मन ही मन क्षमा मांगते हुए कि वह उसे अपने पास बांधे रखे हुए है। फिर भी एक अजीब सी आशंका उसके मन को कचोटती रही, जैसे शियन अचानक उससे दूर हो जाएगी। उसने सपना देखा कि वह गायब हो गई है और वह उसे हर जगह ढूंढ रहा है, पर कहीं नहीं मिल रही। यही भय उसे बार बार उसे देखने, छूने और उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए विवश करता रहा। उसी रात जियन आकाश की ओर देख रहा था, उस क्षण की प्रतीक्षा में जब वह और शियन आधुनिक दुनिया में लौट सकेंगे। काला भंबर ही उनके घर वापसी का संकेत होगा। धीरे धीरे शियन की आंखें खुलीं। उसने देखा कि किंग शिंग उसके पास ही ऊँघ रहा है। पिछले कुछ दिनों से वह अत्यंत थका हुआ दिख रहा था। भोर से पहले उठता और देर रात तक कार्य करता रहा था। हर दिन असंख्य मेमोरियल्स की समीक्षा और अनेक स्थानों के निरीक्षण का बोझ किंग शिंग के कंधों पर रहता था। वह केवल 12 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर सामंत राज्यों ने शिंग किंगडम की सीमाओं पर अतिक्रमण शुरू कर दिया था। राज्य भीतर और बाहर दोनों ओर से संकटों में घिर गया था, मानो पतन के कगार पर हो। उसी बालक किंग शिंग ने कठोर हाथों से विद्रोह शांत किया और आज के स्थिर शिंग किंगडम की नींव रखी। किंतु इसी कठोरता के कारण वह पूरे राज्य में एक अत्याचारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अपने राज्य के लिए उसने सबसे अधिक त्याग किया था। उसका भाग्य राष्ट्र से ऐसा बंधा कि उसे स्वयं के लिए जीने की स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। यही कारण था कि पहली मुलाकात में शियन उसे इतना भयावह लगी थी। उसे याद आया कि तब उसने उसके साथ कितनी कठोरता बरती थी, सदैव संदेह से भरा, शक्ति का प्रयोग कर दूसरों को नियंत्रित करने वाला। यह सोचकर शियन के हृदय में करुणा उमड़ आई। उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, झुककर उसके होठों को हल्के से चूमा और उसका वस्त्र ठीक किया। फिर चुपचाप वहां से निकल गई, अपनी स्थिति का उपचार खोजने के लिए। शिंग किंगडम की सीमा पर पहुंचकर शियन को एक पुस्तक में ऐसा वर्णन मिला जिसमें किसी व्यक्ति के लक्षण उसके जैसे ही थे। उसे विश्वास हुआ कि वही व्यक्ति उसके उपचार की कुंजी हो सकता है। दिए गए पते पर पहुंचकर जब उसने द्वार खोला तो धूल का बादल उड़ा और वह खांस उठी। भीतर जियन खड़ा था।
उसे देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, जबकि शियन स्तब्ध रह गई, मानो विश्वास ही न हो कि वह सचमुच उसके सामने है। उधर महल में गहरी नींद में सोए किंग शिंग अचानक चौंक कर जागे। उनके पास शियन नहीं थी। मेज पर रखा उसका पत्र उन्होंने देखा, पर वे उसे पढ़ नहीं पाए। बिना विलंब किए वे स्वयं उसे खोजने निकल पड़े। जैसे ही किंग शिंग महल से बाहर निकले, जनरल मिंग ने शाही धनुर्धारियों को पीछे पीछे चलने का आदेश दिया। इधर जियन ने आगे बढ़कर शियन का चेहरा छूना चाहा, पर वह पीछे हट गई। उसने कहा कि संदेश उसी ने भेजा था, मिलना उसी ने तय किया था। शियन ने जल्दी से समझाया कि यह उसके दूसरे व्यक्तित्व का कार्य था, उसका स्वयं उससे संपर्क करने का इरादा नहीं था। जियन, जो उसके साथ आधुनिक दुनिया में लौटने को दृढ़ था, जिद करने लगा कि वे किसी वैद्य को खोजें जो उसकी स्थिति ठीक कर सके। उसने याद दिलाया कि 1 महीने में काला भंवर फिर प्रकट होगा और वे इस कठिन जीवन से मुक्त होकर वापस जा सकते हैं। उसने उससे विनती की कि वह उससे दूर न भागे और उसके साथ लौट चले। वह उसकी भरपाई करना चाहता था, उसकी देखभाल करना चाहता था, पर शियन के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने पूरी शक्ति से उसे दूर धकेल दिया। मुझे क्षमा करो, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। जियन ने सोचा कि शायद वह अब भी अपनी चोट के लिए उसे दोष देती है, किंतु शियन के मन में उसके प्रति कोई रोष शेष नहीं था। अब आधुनिक दुनिया में लौटना केवल उन दोनों का निर्णय नहीं रह गया था। यह संसार वास्तविक था, यहाँ के लोग वास्तविक थे। श्याओ और शिंग के बीच हुआ युद्ध, शिंग और श्याओ सैनिकों का बलिदान, वह सब किसी स्वप्न की तरह भुलाया नहीं जा सकता था। और सबसे बढ़कर शियन का हृदय अब किंग शिंग के लिए धड़कने लगा था। उसके लिए और शिंग किंगडम के लिए उसे यहीं रहना था। उसने औपचारिक रूप से जियन से अपने संबंध समाप्त कर दिए। उसे अपने अतीत से सभी बंधन तोड़ने थे। जियन स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उससे अलग हो रही है। उसे वह दिन याद आया जब किंग शिंग की कथित मृत्यु का समाचार आया था और शियन किस तरह टूट गई थी। तभी उसे समझ जाना चाहिए था, वह पहले ही उससे प्रेम करने लगी थी। बस वह स्वयं इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। अगर हम समय यात्रा न करते, शियन ने धीमे स्वर में कहा, अगर हम अब भी आधुनिक दुनिया में होते तो मैं तुमसे विवाह करती। तुम मुझे सफेद वेडिंग ड्रेस में देखते, मैं सुंदर लगती। जियन की आवाज भावनाओं से भर उठी। मैं तुम्हारी उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाता, एक प्रतीक कि तुम सदा के लिए मेरी पत्नी हो। जियन ने मुट्ठियां भींच लीं। क्या तुम अपने माता पिता को यूं ही छोड़ दोगी? क्या तुम उन्हें फिर नहीं देखना चाहती? यह दुनिया हमारी दुनिया जितनी उन्नत नहीं है। शेर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन यहाँ हर कोई इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। किंग शिंग भी बदल रहे हैं, मेरे कारण। उसे बचपन का वह क्षण याद आया जब उसने अपनी माँ से पूछा था कि उन्हें यह स्थान क्यों पसंद नहीं, फिर भी वे उसके पिता के साथ यहाँ रहकर कठिनाइयाँ क्यों सहती हैं। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा था, उनका एक साझा लक्ष्य है और वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम जिम्मेदारी और बोझ उठाने का नाम है। उसकी माँ की आवाज़ अब भी उसके मन में गूंज रही थी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब तुम सही व्यक्ति से मिलोगी तब समझोगी। और अब शियन को लग रहा था कि वह उस समझ की एक झलक पाने लगी है। अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह किंग शिंग थे। उन्होंने उसे अपनी ओर खींच लिया और क्रोध से जियन पर गरजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वह मेरी है। शियन स्तब्ध रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। किंग शिंग का क्रोध अब उसकी ओर मुड़ गया। बिना बताए महल छोड़ने के लिए उन्होंने उसे कठोर शब्दों में डांटा। शियन ने समझाया कि वह अपने उपचार की खोज में निकली थी। उनके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं देखकर वह चुप हो गई। वह उनके बोझ को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। जियन और शियन दोनों अविश्वास से किंग शिंग को देख रहे थे। क्या यह वही कठोर निर्दयी राजा था? वे जानते थे, वह बदल चुका था। उसके भीतर का स्नेह अब स्पष्ट था। उसका ध्यान केवल शियन पर केंद्रित था। जियन ने फिर शियन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुरंत किंग शिंग उनके बीच आ खड़े हुए, एक दीवार की तरह। उन्होंने अपने धनुर्धारियों को आदेश दिया, मानो टकराव अवश्यंभावी हो। तभी शियन ने उनका नाम पुकारा, उन्हें रोकते हुए। अचानक एक तीव्र पीड़ा उसके शरीर में दौड़ गई। किंग शिंग तुरंत मुड़े, चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसी क्षण जैसे शून्य से उत्पन्न होकर कीड़ों का एक झुंड प्रकट हुआ और किंग शिंग के शरीर पर रेंगने लगा।
ध्यान से देखने पर पता चला कि वे कीड़े किंग शिंग और जियन दोनों से चिपके हुए थे, उन्हें कसकर जकड़े हुए पूरी तरह निष्क्रिय कर चुके थे। एक अदृश्य शक्ति ने शियन को अचानक ऊपर की ओर खींच लिया। दीवार की छाया से एक घातक विषधर सरकता हुआ बाहर आया। उसके फन पर वानली खड़ा था, होठों पर घमंडी मुस्कान तैरती हुई। मेरे क्षेत्र में स्वागत है, उसने घोषणा की। यहाँ पांचों विषयों पर मेरा नियंत्रण है। तुम जैसे शक्तिशाली योद्धा भी यहाँ मेरे लिए केवल खिलौने हो। जियन की उपस्थिति भी वानली की ही चाल थी। उसे आभास तक नहीं हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है, एक ऐसा जाल जिसने अब शियन को भी खतरे में डाल दिया था। वान ली ने शियन के गले पर अपनी पकड़ कस दी। उसके भीतर पल रहे विषक्रमे अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके थे, मानो हजारों कीड़े उसकी हड्डियों को कुतर रहे हों। वान ली को संतुष्टि न मिले, इसलिए शियन ने चीख को दांतों तले दबा लिया और असहनीय पीड़ा सहती रही। अचानक उसके शरीर में बिजली सी दौड़ी और वह सुन्न पड़ गई। वानली क्रूर आनंद लेते हुए कभी उसे सुखद भ्रम देता तो अगले ही क्षण असहनीय वेदना की लहर भेज देता। उसने उससे दया की भीख मांगने को कहा। किंग शिंग और जियन यह सब देखकर व्याकुल हो उठे। वे बंधनों से छूटने के लिए संघर्ष करने लगे, हथियार उठाकर वान ली की ओर झपटे। वान ली ने वार से बचते हुए पीछे हटकर आघात किया और शियन को बांधने वाली रस्सियां ढीली पड़ गईं। वह नीचे गिरने लगी। किंग शिंग ने उसे थामने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अपनी असहायता से उनका हृदय फट रहा था। उन्होंने उसे जियन की ओर धकेला, उसे उसकी रक्षा करने का आदेश देते हुए। जियन ने उसे संभाल लिया। किंग शिंग ने तलवार उठाई और समूचा क्रोध वान ली पर केंद्रित कर दिया। सीधा सामना करना अपने लिए घातक समझते हुए वान ली ने विषधर सर्प को किंग शिंग पर हमला करने का संकेत दिया। बिजली सी चमकती तलवार के एक ही वार में किंग शिंग ने सर्प को दो टुकड़ों में काट दिया। उनके नेत्र लाल क्रोध से दहक रहे थे। उन्होंने शपथ ली कि शियन को दी गई पीड़ा का मूल्य वान ली अवश्य चुकाएगा। वान ली तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने व्यंग्य से कहा कि यदि शेन का उपचार चाहिए तो उसे उसके पास लाया जाए, और यह कहकर वह अदृश्य हो गया। किंग शिंग ने शियन को अपनी बाहों में उठाया और शिंग किंगडम के महल लौट आए। तुरंत राजवैद्य को लैम नॉयट पैलेस में बुलाया गया। वैद्य ने बताया कि यह एक गुप्त विष है जिसका सूत्र और प्रतिकार केवल उसके निर्माता को ज्ञात है। किंग शिंग का चेहरा कठोर संकल्प से भर गया। उन्होंने फाई यिन को अपने सामने लाने का आदेश दिया। तलवार उसकी ओर रख दी। धार की चमक एक मौन चेतावनी थी। उन्होंने मांग की कि वह शियन पर चढ़े विष का रहस्य बताए, अन्यथा उसे दंड मंत्रालय में ले जाकर कठोर यातना दी जाएगी। फेन ने प्रतिवाद किया कि वह शिंग किंगडम की पुजारिन है। किंग शिंग एक कदम आगे बढ़े। तलवार की नोक उसके निकट आकर ठहर गई। स्पष्ट चेतावनी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि शियन के लिए उनके समर्पण की गहराई इतनी होगी, उनकी आंखों में यह उन्मत्त दृढ़ता होगी। अंततः उसने स्वीकार किया कि उसके बड़े भाई ने देवी के लिए चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे का उपयोग कर शियन को विष दिया था। इस जहर का कोई इलाज नहीं है, फाइन ने धीरे से कहा। अगर ये तीसरे स्टेज तक पहुंच गया ना, तो शियन के अंदर के सारे अंग फट जाएंगे, वो नहीं बचेगी। ये सुनकर किंग शिंग समझ गया कि वान ली सच में शियन को चाहता है। वो उसे मरने नहीं देगा। जहर का सीधा इलाज तो नहीं था, लेकिन एक तरीका था। उसे किसी और इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता था, बस बहुत नज़दीकी रिश्ता बनाकर। जहर दूसरे इंसान में चला जाता और वान ली तो जहरों के खिलाफ रेजिस्टेंट था। मतलब अगर शेन उसके पास भी रहे तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी किंग शिंग के दिमाग में क्लिक हुआ। ये सब वान ली का प्लान था। वो शेन को मजबूर करना चाहता था ताकि वो खुद उसके पास आ जाए। अचानक किंग शिंग और जियन दोनों ने तलवार निकाल ली। अब बात सिर्फ शेन को बचाने की नहीं रही थी, ये राइवलरी बन चुकी थी। फेन फिर बोली, जहर निकालने की एक और शर्त है, और यहाँ सिर्फ शाओ रुएर ही उसे पूरा कर सकता है। सिर्फ वही गोल्डन गर्ल को बचा सकता है। कुछ दिन पहले फाइन ने वान ली से पूछा था, अगर वो ठीक हो जाए लेकिन फिर भी तुमसे नफरत करे तो? वान ली ने ठंडे लहजे में जवाब दिया था, इलाज तभी पूरा होगा जब जिसे बचाया गया है वो उसी से प्यार करे जिसने उसे बचाया हो। ये सुनते ही किंग शिंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने फाइन को धक्का दिया
वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि वो उसे मार भी सकता था। अगर मैं मरी, फाइन चीखी, तो चेन्नई भी मेरे साथ मरेगा। तभी पत्थरों के गिरने की आवाज आई। फाइन ने धीरे से आंखें खोली। वो बस एक पल से बची थी। किंग शिंग ने ठंडे गुस्से में कहा, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं इसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। फेन बोली, मैंने ये सब शिंग किंगडम के लिए किया। लेकिन ये सुनकर उसका गुस्सा और भड़क गया। अगर शियन वहां न होती तो शायद फाइन बचती नहीं। फाइन हल्की ठंडी हंसी हंसी, शियन शाओरुई से प्यार करती है। उसी के पास उसे बचाने की ताकत है। क्या आप भी मेरे जैसे नहीं हैं? जिसे प्यार करते हो उसे पा नहीं सकते। कमरे में सन्नाटा छा गया। जियन ने किंग शिंग की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। शियन तुम्हारी है, उसके दिल में जगह तुम्हारी है। उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसे समझ आ गया, शायद उसे शियन को बचाने का हक भी नहीं है। किंग शिंग ने कांपती हुई शियन को संभाला। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उम्मीद है आप दोनों वफादार रहेंगे और वही दर्द सहेंगे। किंग शिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उसे उससे छीन न ले। बाहर जियन ठंडी हवा में अकेला खड़ा था। उसे पछतावा हो रहा था। काश उसकी यादें पहले लौट आतीं। शायद वो शियन को खोता नहीं। रात में फेन फिर जियन के सामने आ गई। वो जाग रहा था। इस बार उसने तलवार उसकी तरफ तान दी। फाइन, तुमने शियन को नुकसान पहुंचाया और अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत है? फाइन हंसी, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। सालों पहले मैंने तुम्हारे शेन की मदद की थी, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाए, और अब तो उसका दिल भी खो दिया। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे किंग शिंग की वो बातें याद आ रही थीं, जब उसने साफ कह दिया था कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। कई साल पहले चू किंगडम हार चुका था और फेन को बंदी बना लिया गया था। जब उसे पता चला कि किंग शिंग की नज़र यिन किंगडम पर है, जो पहले चू के कब्जे में था, तो उसने मौका देखा। वो एक नक्शा लेकर किंग शिंग के पास पहुंची। येन का नक्शा। उसने वफादारी की कसम खाई और चू के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। फेन ने नक्शा आगे बढ़ाया और उसी पल छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। वो वार करने ही वाली थी कि किंग शिंग ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें बेहद खतरनाक थीं। मुझे मारने की हिम्मत, नतीजा पता है तुम्हें? फाइन कांप गई, लेकिन बोली, आपने मेरे छू राज्य पर हमला किया। वहां हर इंसान आपसे नफरत करता है। अगर मैं आपको मार सकूं, तो खुशी खुशी मर जाऊंगी। किंग शिंग हंस पड़ा। तुम मर जाओगी और कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। चू में तुम्हारी हालत क्या थी तुम खुद जानती हो। उस साल तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेज दिया था, एक शांति प्रस्ताव की तरह। असल में तुम्हें मरने के लिए तैयार किया गया था। तुम बस एक बलि का मोहरा थीं। फाइन ने तर्क दिया, अगर मैं आपको मार दूं, तो मैं चू की नायिका बन जाऊंगी। मेरे पिता और भाई आखिरकार मेरी कीमत समझेंगे। किंग शिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा भाई? वो तुम्हारी लाश पर पैर रखकर तुम्हारी जीत को अपना बता देगा। फेन जानती थी, छू में उसकी कोई कीमत नहीं थी। किंग शिंग ने सुना था कि फेन को ज्योतिष और आकाशीय संकेतों की समझ है, और क्योंकि वह नाजायज जन्मी थी और एक लड़की थी, इसलिए उसे कम आंका जाता था। इसलिए उसने उसे शिंग में पुजारिन बना दिया। उसी दिन से फेन चाहने लगी कि वह किंग शिंग के पास रहने वाली अकेली स्त्री बने। लेकिन किंग शिंग बहुत दूर था, बहुत शक्तिशाली। वो उसके दिल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। चाहे कितनी कोशिश करे, वो समझ ही नहीं पाई। शियन कैसे इतनी आसानी से उसके दिल में जगह बना गई, कैसे उसने उसका प्यार पा लिया, यहाँ तक कि उसके लिए वो फेन पर तलवार उठाने को तैयार हो गया। फाइन के दिल में जलन भर गई। अगली सुबह शियन की आंख खुली। शरीर में जो असहनीय दर्द था वो गायब था, लेकिन किंग शिंग वहां नहीं था। वो घबरा कर उठी, उसे ढूंढने के लिए बिस्तर से उतर गई, लेकिन उसके पैर कमजोर थे, जैसे उनमें ताकत ही नहीं बची। शोर सुनकर कंसोर्ट अंदर आई। शियन ने तुरंत पूछा, किंग शिंग कहाँ है? वो ठीक है ना? कंसोर्ट ने बताया। राजा सुबह सुबह आदेश देकर चले गए। वो ठीक नहीं लग रहे थे, पसीने से भीगे हुए थे, चल भी मुश्किल से पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें जहर चढ़ गया है और हमें आपकी देखभाल करने को कहा। ये सुनते ही शियन दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने दरवाजा खोला। बाहर दो हियन पहरा दे रहे थे। उन्हें अनदेखा करके वो आगे बढ़ी। उसे किंग शिंग को ढूंढना ही था। तभी जियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। शियन ने उसे झटकने की कोशिश की।
किंग शिंग वही दर्द झेल रहा था, वही दर्द जो कुछ देर पहले उसके शरीर को तोड़ रहा था। उसके शरीर को अभी भी उस दर्द की याद सिहरन दे रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो अकेले ये सब सह रहा होगा। जियन ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। उसने सुबह किंग शिंग को महल के बाहर देखा था। जाते समय किंग शिंग ने उससे कहा था, शियन की रक्षा करना, वान ली इस बात को यहीं खत्म नहीं करेगा।